हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे दिल्ली दरबार के विषय में। दिल्ली दरबार मुख्य रूप से जो यहाँ पर चर्चा करेंगे हम 1911 के दिल्ली दरबार की चर्चा करेंगे। वैसे 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। अगर हम बात करें तो 3 दिल्ली दरबार भारत में लगाए गए। ये दिल्ली दरबार क्या होते थे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश बन चुका था, औपनिवेशिक क्षेत्र था। तो यहाँ पर वहाँ के सम्राट या महारानी जो होते थे उनका राज्याभिषेक या एक प्रकार से कह लीजिए कि भारत में उनका स्वागत सत्कार किया जाता था। उनको यहाँ का सम्राट या साम्राज्ञी घोषित किया जाता था। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित किया जाता था दिल्ली में, उसी को दिल्ली दरबार कहा जाता था। इसमें बहुत सा खर्चा किया जाता था, तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं, आयोजन, पुरस्कार वितरण, ये सब चीजें इसमें की जाती थी। एक प्रकार से महोत्सव टाइप का ये होता था। आज भी दिल्ली में कोरोनेशन पार्क नाम से जगह है जहां पर ये दरबार लगाए जाते थे। 3 दरबार जो है भारतीय इतिहास में आपको मिलते हैं। एक जो है 1877 का दिल्ली दरबार है। दिल्ली दरबार 1877 का जो दिल्ली दरबार है वो लॉर्ड लिटन के समय में लगाया गया था। लॉर्ड लिटन, पीछे भी हमने चर्चा किया था। 1877 का जो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार था, इसका बहुत विरोध हुआ था भारत में, क्योंकि इसी दरमियान दक्षिण भारत में जो है अकाल की स्थिति बनी हुई थी 1876 से 1878 तक का। तो वहां पर अकाल पीड़ितों को मदद देने के बजाय जो है इस प्रकार का एक शाही खर्चे वाला दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। तो लॉर्ड लिटन की इसमें बहुत ज्यादा भर्त्सना भारतीयों के द्वारा की गई थी। दूसरा जो दिल्ली दरबार है वो 1903 में हुआ, और इस समय जो यहां का वायसराय वो है लॉर्ड कर्जन। 1903 का दिल्ली दरबार जो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया, इसमें बहुत ज्यादा खर्चा किया गया था। सबसे ज्यादा भव्य दरबार जो है वो 1903 का ही दरबार था। लॉर्ड कर्जन ने शान शौकत को बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी थी। इसमें जो है कई दिनों तक बहुत से प्रतियोगिताएं, बहुत खेल प्रतियोगिताएं, नृत्य, गायन इत्यादि चलते रहे थे। हाथी, घोड़े, पालकी इत्यादि की बहुत सारी व्यवस्था की गई थी। एक अस्थायी रूप से पूरा नगर बसा दिया गया था जहां पर बिजली, पानी इत्यादि की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी। बहुत खर्चा इसमें किया गया था। 1903 के बाद में जो मुख्य रूप से हम देखते हैं 1911 का दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार 1911 का दिल्ली दरबार जो है वो घोषणाओं के लिए, अपने निर्णयों के लिए विशेष करके जाना जाता है। इस दरबार के समय में जो यहाँ के वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इस प्रकार से आपको मैचिंग के लिए पीटी में क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। कौन सा दिल्ली दरबार किस गवर्नर या वायसराय के समय में किया गया था? तो वायसराय लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 3 दरबार जो है वो आयोजित किए गए। तीनों में अलग अलग व्यक्तियों को यहाँ का सम्राट या साम्राज्ञी घोषित किया गया। कुछ इसमें विशेष निर्णय और विशेष चीजें की गई, उन पर क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं 1877 का दिल्ली दरबार जो लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। 1877 दिल्ली दरबार संक्षिप्त में देखेंगे। अठारह के समय में भारत में अकाल की स्थिति जैसा हमने बताया बनी हुई थी। उसी समय यह दरबार दिल्ली में आयोजित किया गया और इसकी बहुत ज्यादा पुरजोर विरोध राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता के द्वारा किया गया था। और लॉर्ड लिटन ने इसमें खर्चे में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखी, बहुत शाही खर्चा किया गया। तो किस लिए दिल्ली दरबार होते थे? बेसिक जो इसका उद्देश्य था वो ब्रिटेन का जो उसमें राजा या महारानी होते थे उनके स्वागत में ये दिल्ली दरबार सजाए जाते थे। तो यहां पर जो 1877 का दिल्ली दरबार हुआ, तो इसके विषय में आप जानते हैं कि 1876 में शाही पद अधिनियम आया था। शाही पद अधिनियम ये क्या था? पीछे हमने चर्चा भी की थी कि शाही पद अधिनियम में 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। इसके तहत क्या किया गया था? महारानी विक्टोरिया
को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ये 1876 में ही हुआ था, ठीक है, घोषित किया गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटेन का सीधा शासन अध्यारोपित किया गया। तो ब्रिटेन का जो भी राजा या रानी होता था वही भारत का राजा और रानी घोषित हो जाता था। तो यहां पर पहली बार ब्रिटेन के हाथ में सत्ता आने के बाद में डायरेक्टली पहली बार जो भारत की साम्राज्ञी बनी वो बनी महारानी विक्टोरिया, क्योंकि इन्हीं के समय में जो है सत्ता 1858 में जो है वो ब्रिटिश सीधे क्राउन के हाथ में ये सत्ता पहुंच जाती है। तो 1876 में एक शाही पद अधिनियम आता है जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन भारत में इनका राज्याभिषेक यानी भारतीय जनता के सामने इनका स्वागत सत्कार और भारतीय जनता के लिए जो है यह घोषणा 1877 में की गई। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार किसके कार्यकाल में हुआ? यह लॉर्ड लिटन ने आयोजित किया। यहां पर क्या किया गया? 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो देखिए 2 बार क्यों, ये 1876 में शाही पद अधिनियम में ये घोषणा की गई है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जनता के सामने जो है वो 1877 में किया गया। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। और साथ में ही महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया। यहां पर क्या किया गया? कैसरे हिंद की उपाधि, कैसरे हिंद की उपाधि धारण की। इस दरबार में बहुत सारा धन खर्च किया गया था, इसीलिए जो है राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा इसका बहुत पुरजोर विरोध भी किया गया था, क्योंकि अकाल की स्थिति में धन वो जनता के लिए खर्च किया जाना था और वो धन जो है सिर्फ एक आयोजन में खर्च किया जाना है जहां पर कोई भी भारतीय जनता के हित का काम नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ रौनक बनाने के लिए, अपनी जो है प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, अपनी शानो शौकत को दिखाने के लिए यह एक सिर्फ दिखावे का कार्यक्रम था। कोई भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस दिल्ली दरबार में नहीं लिया गया। सिर्फ जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा कुछ वादे किए गए, कुछ घोषणाएं की गई। उनके संदेश के कुछ अंश आज भी जो है वो कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल जो है उसमें दर्ज हैं, उसको भी आप कोट कर सकते हैं। तो यहां पर कैसरे हिंद की उपाधि धारण की और यहां पर विरोध किया गया। 1876 से 78 भारत में अकाल की स्थिति थी। दक्षिण भारत में खास करके अकाल था और इस दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया, इसीलिए इसका विरोध किया गया। बेशुमार धन खर्च और इसका परिणाम क्या निकला? विरोध हुआ। इस दिल्ली दरबार में जो है महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो संदेश पढ़ा गया उसके कुछ अंश जो है वो विक्टोरिया मेमोरियल में दर्ज हैं, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। महारानी विक्टोरिया, ये सब आपको मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे और आपका दृष्टिकोण विकसित करने के लिए मदद करेगा। महारानी विक्टोरिया का संदेश यानी इसी जो सभा में संदेश पढ़ा गया उनका, उसके अंश हैं। महारानी विक्टोरिया का संदेश के अंश कहां दर्ज हैं? कलकत्ता, कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल में। विक्टोरिया मेमोरियल बना बाद में है, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल, ऐसा नहीं है कि उसी समय विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ था, मेमोरियल में दर्ज है, वहां अंकित है।
पत्थरों पर। विक्टोरिया मेमोरियल बाद में जो है ताजमहल की तरह संगमरमर का बनाने का बहुत प्रयास किया गया है, वो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से वो निर्णय लिया गया था और आगे वो बन करके तैयार हुआ। तो वहां पर जो है महारानी विक्टोरिया के संदेश के अंश जो है वो मुद्रित है। और क्या संदेश था, उसके कुछ अंश आप लिखें कि उसमें महारानी विक्टोरिया ने कहा था कि यह अवसर, यानी यह जो अवसर है वो हमारी प्रजा और जो है हमारे बीच में एक मधुर संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा, यानी भारतीय जनता और हमारे बीच में जो संबंध हैं वो और मधुर होंगे इस अवसर के द्वारा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो आप इसको वहां पर नोट भी कर सकते हैं। अगला जो दरबार है वो है 1903 का दिल्ली दरबार, जो लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया। तो पहला पॉइंट इसमें तो यही रहेगा, लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया। और किसके स्वागत सम्मान में इसको किया गया था, यानी किसको सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया था इस दरबार में, तो वो थे एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा। तो उनके स्वागत में इस दरबार को आयोजित किया गया था। हालांकि वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। इस दरबार में बेशुमार धन खर्च किया गया था, लेकिन सम्राट स्वयं इस दरबार में आए नहीं थे। उन्होंने अपने भाई को भेज दिया था, ड्यूक ऑफ कनाट को। तो यहां पर किसके लिए किया गया था, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, और कौन आया था, दोनों प्रश्न आपसे बनते हैं। लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया, और ये सम्राट एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा को भारत का सम्राट घोषित किया गया। सम्राट और साम्राज्ञी घोषित, यानी आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 1903 के दिल्ली दरबार में किसको सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया था, तो एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा को जो है इसमें सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया था। अब एक विशेष पॉइंट यहां पर लिख लेंगे नोट करके, लेकिन इस दरबार में सम्राट ने, यानी एडवर्ड सप्तम ने, सम्राट ने अपने भाई को भेजा, स्वयं वो आए नहीं। अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाट, नाम भी पूछा जाएगा आपसे, ड्यूक ऑफ कनाट को भेजा। यानी कि स्वयं सम्राट ना तो इस दरबार में उपस्थित थे और ना तो लॉर्ड कर्जन वाले दरबार में उपस्थित थे। क्वेश्चन एक पीटी में आपसे अलग बनेगा कि किस दिल्ली दरबार में स्वयं सम्राट जो है वो उपस्थित थे। तो देखिए, जो पहला दिल्ली दरबार हुआ लॉर्ड लिटन के समय में, उसमें भी सम्राट नहीं आए थे, महारानी विक्टोरिया के उसके लिए हुआ था वो। दूसरे में एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा के लिए किया गया, वहां पर भी सम्राट स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए, उनके भाई वहां पर ड्यूक ऑफ कनाट उपस्थित हुए। तीसरा जो दिल्ली दरबार हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में, उसमें जो है वो सम्राट जॉर्ज पंचम स्वयं उपस्थित थे। तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा किस दिल्ली दरबार में सम्राट स्वयं उपस्थित थे, तो 1911 के दिल्ली दरबार में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो यहां पर एडवर्ड सप्तम और महारानी एलेक्जेंड्रा को सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया, लेकिन इस दरबार में सम्राट ने अपने भाई ड्यूक ऑफ कनाट को भेजा था। और इसको नोट कर लेंगे कि सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार था यह, सर्वाधिक शानो शौकत वाला दरबार था। अगला जो पॉइंट नोट करेंगे वो हम आपको बताए देते हैं, बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप नोट कर लेंगे कि इस दरबार को एक हफ्ते तक जो है आयोजित किया गया, एक महोत्सव किया गया, जिसमें जो दिल्ली का कोरोनेशन पार्क है इस समय, वहां पर एक खाली मैदान जो था, वहां पर एक अस्थायी नगर बसाया गया। आप नोट भी कर सकते हैं, इसमें एक अस्थायी नगर बसाया गया, यानी उनको दिखावा के लिए एक पूरा नगर बना दिया गया, टेम्परेरी नगर बसाया गया। वहां पर
अस्थायी रेलगाड़ी चलाई गई, अस्थायी रेल, डाक, डाक की सुविधा स्पेशली उस आयोजन के लिए डाक व्यवस्था की गई, तार की व्यवस्था की गई, और पानी, बिजली, अस्पताल आदि सब वहां पर टेम्परेरी यानी अस्थायी रूप से पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, अस्पताल। जैसे कि आप महोत्सव देखते होंगे, जैसे लखनऊ में एक महोत्सव आयोजित किया जाता है, लखनऊ महोत्सव, इसी तरह बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े महोत्सव जहां पर टेम्परेरी रूप से सब कुछ बना दिया जाता है, सड़कें बना दी जाती हैं, बिजली पानी व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वहां के भवन नक्शे जारी किए गए, वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई, नृत्य के लिए बहुत से प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं बनाए गए, इत्यादि सारे आयोजन एक हफ्ते तक चले। हाथियों की वहां पर सवारियां निकाली गई। स्वयं लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने इसमें नृत्य भी किया। यानी यहां पर जो है लॉर्ड कर्जन और लेडी कर्जन ने नृत्य भी किया, इसमें नृत्य किया। बहुत एक भव्य आयोजन था, सबसे ज्यादा शानो शौकत इसमें थी, सबसे ज्यादा खर्चीला भी यही था। लेकिन यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था, इसमें केवल शक्ति प्रदर्शन, कोई भी जनहित का निर्णय इसमें भी नहीं लिया गया। यानी ये दरबार भी और ये दरबार, इन दोनों में कोई भी विशेष निर्णय नहीं लिए गए जिनके लिए इनको दर्ज किया जाए इतिहास में। सिर्फ और सिर्फ शक्ति प्रदर्शन था, सम्राट घोषित करने के लिए, उनका राज तिलक करने के लिए। भारत के पैसे को, जनता के पैसे को पानी की तरह व्यर्थ बहा दिया गया। तो इस दरबार का भी बहुत भारी विरोध किया गया। इसके बाद जो तीसरा दरबार हम पढ़ेंगे 1911 का दरबार, जो सबसे चर्चित है, सबसे चर्चित दरबार है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई दो चार घटनाएं हैं जो इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए उस पर बात करते हैं। तो 11 का दिल्ली दरबार, तो पहला पॉइंट तो इसमें बनेगा, किसने आयोजित किया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इसको आयोजित कराया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने आयोजित किया। किसके लिए था? जॉर्ज पंचम और महारानी विलियम मेरी को भारत का सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसमें घोषित किया गया, यानी इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित था। अभी के निर्णयों की बात करेंगे, कुछ बिंदु हैं जो आपके लिए जानना है, जो आप लिखेंगे आंसर राइटिंग में, और पीटी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सम्राट स्वयं उपस्थित थी। एक चीज यह है, सम्राट को इसमें 8 मेहराबों वाला एक बहुत हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ एक मुकुट पहनाया गया, और महारानी को भी एक बहुमूल्य हार पटियाला की महारानी की तरफ से गिफ्ट किया गया था। वो भी आप इसमें दर्ज कर लेंगे कि सम्राट को, क्योंकि जब आपको आंसर राइटिंग करना होगा दिल्ली दरबार पे अगर, तो फिर आपके पास कंटेंट होना चाहिए। और वो कंटेंट किस लिए? सम्राट को एक 8 मेहराब वाला मुकुट पहनाया गया जिसमें सैकड़ों हीरे जवाहरात लगे हुए थे, बहुत महंगे महंगे। इस बात का क्या तात्पर्य है? क्या ये कोई इंपॉर्टेंट बात है इतिहास के दृष्टिकोण से? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। ये जो भी चीजें यहां पर मैं बता रहा हूं उसका कोई ना कोई मतलब है। आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत की जनता अकाल और गरीबी झेल रही है, और वो अपनी शानो शौकत को दिखाने के चक्कर में यहाँ के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये चीज यहां साबित होती है इन चीजों से। तो सम्राट को 8 मेहराब वाला, कई मंजिला था ये, 8 मेहराब वाला मुकुट पहनाया गया, मुकुट पहनाया गया। यानी इसमें सब क्या लगे हुए थे? हीरे जवाहरात जड़ित। कोई गिनती नहीं है कितने हीरे जवाहरात लगे थे, 1-2 नहीं लगे थे, सैकड़ों की संख्या में लगे थे। महारानी को भी बहुमूल्य बहुत सारे उपहार दिए गए, जिसमें एक चर्चित उपहार है पटियाला की रानी की तरफ से एक उनको बहुत बढ़िया हार दिया गया था। तो यहां पर यह भी आप लिख लेंगे
कि पटियाला की रानी की तरफ से विलियम मेरी को उपहार दिया गया। दोनों लोगों को जो है इस तरह से स्वागत सत्कार किया गया। आज भी जो है ये जो दिल्ली दरबार जिस मैदान में हुआ करते थे, उस मैदान को आज भी आप दिल्ली में जो लोग रहते हैं, कोरोनेशन पार्क नाम से जो जगह है वो है। यानी कि आप एक पॉइंट नोट कर लेंगे तो तीनों के लिए है। दिल्ली में वर्तमान में कोरोनेशन पार्क नामक जगह में दिल्ली दरबार होते थे, लगते थे। ये है। अब इस जो 1911 का दिल्ली दरबार है, वहां से 2-3 चीजें महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें हम देखेंगे कि यहां पर 1911 में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सम्राट के द्वारा किए गए, वो देखें आप निर्णय। पहला निर्णय था बंगाल का विभाजन रद्द। बंगाल का विभाजन रद्द। बंगाल का विभाजन आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 किसके काल में? लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। उन्नीस 1911 में विभाजन रद्द कर दिया गया इसी दिल्ली दरबार में। और बंगाल का विभाजन रद्द किया गया और बंगाल का पुनर्गठन किया गया, यानी इसको पुनर्गठित किया गया। यहां पे बंगाल का पुनर्गठन किया गया। तो किस प्रकार से बनाया गया? इसमें एक बनाया गया बंगाल और एक उड़ीसा, बिहार और असम। असम को कमिश्नरी क्षेत्र बनाया गया, जो पहले भी था, बनाया गया। तो इस तरह से पुनर्गठित कर दिया गया और यह भाषा के आधार पर था। भाषा के आधार पर इससे कोई आपत्ति नहीं थी किसी को। तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, जिस प्रकार से लॉर्ड कर्जन ने किया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में। और बंगाल में जो है भाषा को आधार मान करके एक बंगाल बनाया गया, बिहार उड़ीसा को अलग किया गया और असम को कमिश्नरी क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया, जो पहले भी था, विभाजन से पहले भी। तो इस तरह से बंगाल को पुनर्गठित कर दिया गया जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ कब था, किसने किया था, और यह विभाजन रद्द कब हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था, जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार 1911 में इस विभाजन को रद्द कर दिया। दूसरा, इस दिल्ली दरबार में जो महत्वपूर्ण निर्णय रहा, एक तो ये रहा, दूसरा रहा राजधानी के संबंध में। राजधानी को 1911 में दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, ये स्थानांतरित हुआ नहीं है 1911 में, निर्णय किया गया। 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। पहला कलकत्ता से दिल्ली राजधानी। तो ये इसमें 2 डेटें आप याद रखेंगे। इसका निर्णय किसने लिया? जॉर्ज पंचम ने।
कब लिया? 1911 में। 1911 में ही ये दिल्ली दरबार हुआ है। तो 1911 में ही कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ले जाने का निर्णय किया गया और ये 15 दिसंबर 1911 को नई दिल्ली की नींव रखी गई। नई दिल्ली की नींव जॉर्ज पंचम के द्वारा। जॉर्ज पंचम ने नई दिल्ली की नींव डाली थी यहां पर 15 दिसंबर 1911 को, क्योंकि अंग्रेज जो पुरानी दिल्ली थी, दिल्ली बहुत पहले से जो है वो राजनीतिक एक क्षेत्र रहा था और सैकड़ों सालों से वहां पर राज करने वाले लोग पूरे भारत को कंट्रोल करते आ रहे थे। राजनीतिक उसका महत्व है। अंग्रेज भले ही कलकत्ता से भारत को नियंत्रित कर रहे थे, लेकिन दिल्ली एक राजनीतिक केंद्र का सूचक थी, जहां पे मुगल सत्ता अंग्रेजों के आने से पहले काबिज थी। उन्हीं को स्थानांतरित करके अंग्रेज यहां पर स्थापित हुए, लेकिन वो भारत को कलकत्ता से कंट्रोल कर रहे थे। फिर भी दिल्ली का जो एक लोगों के दिलों में दिल्ली का जो एक जलवा था, उसकी बात ही अलग थी। तो अंग्रेज भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो दिल्ली में अपनी राजधानी को स्थापित करें, ताकि यह साबित हो कि हाँ, मुगल सत्ता के बाद में जो मुगल का मेन उत्तराधिकारी है वो अंग्रेज लोग हैं। अभी हम बात करेंगे दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए पीछे कौन कौन से कारण थे। तो दिल्ली को यहां पे, लेकिन पुरानी दिल्ली के बजाय अंग्रेजों ने सोचा कि हम एक नए नगर को बनाएंगे। तो दिल्ली का जो दक्षिण का भाग था वहां पर नई दिल्ली नाम से एक नया नगर बसाया गया। स्पेशली वहां पर भवन बनाए गए, राष्ट्रपति भवन वगैरह सब उसी नई दिल्ली में बनाए गए। तो वहां पर अंग्रेजों ने अपने हिसाब से नगर को बसाया था। तो 15 दिसंबर को यह निर्णय हुआ और 1912 में राजधानी बनी। 1912 में राजधानी दिल्ली स्थानांतरित। दोनों प्रश्न आते हैं, इसीलिए दोनों आपको याद रखना है, कंफ्यूज न होइएगा। जब कभी निर्णय से संबंधित बात आएगी कि इस दरबार में कब निर्णय लिया गया, तो 1911 में निर्णय लिया गया था। अगर दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया कलकत्ता से, तो 1912 से। अब हम कुछ बातों पर चर्चा करें कि आखिर दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय क्यों लिया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने का कारण, देखिए, पहला कारण था प्रथम विश्व युद्ध। का माहौल। अब आप कह रहे होंगे प्रथम विश्व युद्ध तो उस समय नहीं चल रहा था 1911 में, लेकिन युद्ध की भूमिकाएं पहले से बनने लगी थी। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच में जो है माहौल गर्म हो रहा था कि किस प्रकार से कभी न कभी किसी न किसी समय एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। तो उस तरह के माहौल में कलकत्ता जो है वो एक अच्छी राजधानी के रूप में साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि कलकत्ता समुद्र के किनारे है, बिल्कुल समुद्र के किनारे नहीं, लेकिन वो समुद्र तट से निकट है। तो वहां पर हमले हो सकते हैं, क्योंकि उस समय जल सेना का ज्यादा प्रभाव था लड़ाई में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों हम दिल्ली में अगर राजधानी को स्थानांतरित कर रहे तो फिर वो ज्यादा कलकत्ता की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित रहेगी। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो माहौल चल रहा था, तो उसलिए क्या हुआ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक तो ये कारण बनता है। अगला क्या है, दिल्ली लगभग मध्य में है, यानी कि आप लिख सकते हैं दिल्ली की अवस्थिति मध्य में है। दिल्ली से भारत को नियंत्रित करना और वहां से अफगान और ईरान तक नियंत्रण करना कलकत्ता की तुलना में ज्यादा आसान है, क्योंकि कलकत्ता जो है वो एक किनारे पड़ जाता है। अगर आप भारत को देखें तो कलकत्ता यहां है और दिल्ली यहां पड़ती है सेंटर में। तो दिल्ली से पूरे भारत को यानी कलकत्ता को भी नियंत्रित करना आसान है, और दिल्ली से जो है अफगान और ईरान तक जो है अंग्रेज नियंत्रित करना चाहते थे। तो वहां तक दिल्ली में बैठ करके आसानी से नियंत्रण किया जा सकता था, कलकत्ता से उतना आसान नहीं था। और युद्ध के माहौल में जो है अगर सेनाएं जल के मार्ग से आती हैं तो कलकत्ता पे आसानी से हमला किया जा सकता है, जबकि दिल्ली पर जो है वो इतनी जल्दी आसानी से हमला नहीं हो सकता था। तो दिल्ली अपेक्षाकृत सुरक्षित भी थी और नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी वो सेंटर में थी, इसीलिए जो है दिल्ली को राजधानी बनाने का सोचा गया। और क्या कारण थे, राजनीतिक इतिहास
देखिए, दिल्ली हमेशा से ही राजनीतिक सत्ता का गढ़ यानी केंद्र रही है। जो भी भारत पे लोग शासन किए वो लगभग यहीं मध्य में ही, उस समय दिल्ली पंजाब क्षेत्र का भाग हुआ करती थी जिस समय की ये बात है। तो इस समय दिल्ली के आसपास क्षेत्र में बैठ करके लोगों ने ही पूरे भारत को नियंत्रित किया था, यानी उत्तर भारत से, उत्तर भारत के सेंटर से बैठ करके ही लोगों ने पूरे भारत में शासन चलाया था, चाहे वो जिस समय का शासन आप देख लें मुख्य रूप से। तो यहां पर मुगल सत्ता भी लास्ट, हम मुगल सत्ता की बात करेंगे। मुगल सत्ता अंग्रेजों के आने से पहले दिल्ली पर उसकी सत्ता थी। आखिरी सम्राट बादशाह जफर बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर जो है वो दिल्ली पर ही शासन कर रहे थे। उनको हटा करके दिल्ली पर जो है अधिकार अंग्रेजों का हुआ, यानी उनके बाद से पूर्ण रूप से जो है भारत पर जो सत्ता काबिज हुई वो अंग्रेजों की हुई। तो राजनीतिक इतिहास दिल्ली का है, सेंटर राजनीति का है। तो अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि अब दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, यानी भारत पूरी तरीके से हमारे अधीन है। तो एक राजनीतिक इतिहास का एक जो गरिमा थी दिल्ली को, उसको भी जो है ध्यान में रख करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और एक कारण और था, वो था कि बंगाल अब राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था, राष्ट्रवाद का गढ़ बन चुका था। बंगाल के क्षेत्र में राष्ट्रवादी नेता ज्यादा अपना वर्चस्व बना चुके थे, तो वहां से हट करके दिल्ली में आना एक राजनीतिक रूप से सरलता भी जो है वो दिख रही थी कि ज्यादा वहां पर हमें विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ कारण है, इनको आप डिस्क्राइब कर लेंगे, ये दिल्ली को राजधानी बनाने का कारण है। अब यहां पर जो नई दिल्ली बसाई गई, नई दिल्ली, तो हमने बताया कि 15 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा नई दिल्ली की नींव बनाई गई, दिल्ली के दक्षिण में। ये कहां बनाया गया? दिल्ली के दक्षिण में। 1911 में नींव पड़ी, 1911 में ही निर्णय हुआ, तो नींव 1911 में ही जॉर्ज पंचम के द्वारा पड़ी और इस दिल्ली को वहां पर बनाना शुरू किया गया। और इसमें जो बहुत चर्चित एक व्यक्ति हैं जो वास्तुविद थे, यानी आर्किटेक्ट, यहाँ का जो आर्किटेक्ट का काम जिन्होंने देखा वो थे लुटियंस, जो बहुत फेमस हैं, जो दिल्ली का जो है राष्ट्रपति भवन वगैरह डिजाइन के लिए उनका ही नाम जाना जाता है। तो पूरी दिल्ली के लिए वास्तुविद के रूप में उन्हीं को चुना गया था। तो यहां पर आप लिखेंगे कि दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली की रूपरेखा कैसा होगा, नगर कैसा डिजाइन होगा, कैसे भवन होंगे, तो उसके लिए विशेष करके एक वास्तुविद ब्रिटेन से बुलाए गए थे। नई दिल्ली की रूपरेखा तैयार करने के लिए, तैयार करने का कार्य ब्रिटेन के वास्तुविद, आर्किटेक्चर का काम जो करते हैं उनको वास्तुविद ही कहते हैं, वास्तुकार, वास्तुविद एडविन लुटियन, एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर के किया था, हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर किया। तो नई दिल्ली में जो भी प्रमुख सरकारी भवन आप देखते हैं उन सबके वास्तुविद जो है वो वास्तुकार एडविन लुटियंस ही हैं, चाहे वो राष्ट्रपति भवन ले लीजिए चाहे अन्य कोई भी भवन, पूरी नई दिल्ली का डिजाइन इन्होंने ही बनाया। तो ब्रिटेन के वास्तुविद को बुलाया गया एडविन लुटियंस, और 1927 में नई दिल्ली नाम दिया गया था, जब ये दिल्ली नाम दिया गया, यानी नई दिल्ली जो नाम रखा गया इस नगर का वो 1927 में रखा गया था। और 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया उस समय के वायसराय के द्वारा, जो थे लॉर्ड इरविन। तो ये पॉइंट भी बनता है अगला, 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन किया गया। नई दिल्ली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? वायसराय। उस समय वायसराय कौन है हम पढ़ेंगे भी जब आगे 1930 के बाद में पढ़ेंगे चीजें। तो 1931 में नई दिल्ली का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। तो इस प्रकार से ये नई दिल्ली बसाई गई, वहां पर दिल्ली राजधानी बन गई कलकत्ता के बाद में।
अब ये तो दिल्ली की बात हो गई, तो दो महत्वपूर्ण निर्णय आपने दिल्ली दरबार में देखे। एक तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली पहुंचा दिया गया। अब यहां पर एक विवाद भी छोटा सा है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जन गण मन जो हमारा राष्ट्रगान है वर्तमान में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, उस पर एक विवाद हो गया था। वह विवाद यह है कि 1911 के अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन का गान किया गया और उसी समय 1911 में ही दिसंबर माह में दिल्ली दरबार भी आयोजित हो रहा था जॉर्ज पंचम के स्वागत सत्कार में। तो इन दोनों में कुछ एक तारतम्य ऐसा बन गया कि ऐसा लोग कहने लगे, इस प्रकार का एक भ्रामक प्रचार हो गया कि जन गण मन अधिनायक जय हे जो हमारा राष्ट्रगान है वर्तमान में, वह गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो लिखा गया वो जॉर्ज पंचम जो सम्राट थे उनके स्वागत में, उनके सम्मान में लिखा गया है, ऐसा एक भ्रम फैल गया। तो कैसे ये घटना हो गई, इस पे हम बात करेंगे और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जनगण मन जो है वो जॉर्ज पंचम के लिए नहीं लिखा गया था, ये बिल्कुल क्लियर आप समझ लीजिए। लेकिन विवाद चूंकि है तो उसे आप समझना जरूरी है। तो क्या है घटना, देखिए आप हेडिंग डाल लीजिए, जनगण मन विवाद। जनगण मन विवाद क्या था? बहुत छोटा सा विवाद है, क्वेश्चन बन जाते हैं इसीलिए आपको जानना है। तो जनगण मन के विषय में आप जानते ही हैं कि भारत का राष्ट्रगान है, किसके द्वारा लिखा गया? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है आमार सोनार बांग्ला भी लिखा गया, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये जनगण मन कहां गाया गया था, कब लिखा गया था? तो इसका सर्वप्रथम गान कहां हुआ था? सर्वप्रथम गायन कहां हुआ था? 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन में, यह स्पष्ट आप याद रखिएगा, यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, दिल्ली दरबार में नहीं गाया गया था। तो 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। किस प्रकार विवाद हो गया? इसी अधिवेशन में इत्तेफाक की बात है कि कांग्रेस जो है वो एक स्वागत प्रस्ताव भी पारित करती है जॉर्ज पंचम के स्वागत में, इसी में। तो ये तो इत्तेफाक की बात है कि दोनों चीजें एक ही डेट में पड़ गई। इसी अधिवेशन में स्पष्ट लिख लेंगे ताकि जो है याद रहे। इसी अधिवेशन में जॉर्ज पंचम उसमें आए हुए थे ना, उस समय दिल्ली दरबार भी सजा था, तो उनके स्वागत का प्रस्ताव कांग्रेस ही किया करती थी ना, सरकार के साथ थोड़ा मिल करके काम चलना। तो उसमें जो है जैसे लॉर्ड कर्जन आया, जो भी आया, तो उनके स्वागत के लिए प्रस्ताव पारित करते थे। तो इसी अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव भी पारित हुआ। यह इत्तेफाक की बात है कि एक साथ दोनों चीजें हो गई, पारित हुआ था। और एक गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत में भी बच्चों के द्वारा गाया गया था, इसी में जॉर्ज पंचम के सम्मान में भी एक अन्य गीत, और वो गीत था बादशाह हमार, बादशाह हमार गाया गया था। और इसके रचयिता कौन थे, ये नोट कर लीजिए आप। इस गीत के रचयिता थे कवि रामभुज चौधरी, यानी इस गीत के लेखक जो है वो दूसरे थे रचयिता, बादशाह हमारो। तो देखिए किस प्रकार से घटनाएं हुई। जनगण मन जो है वो गीत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और सर्वप्रथम इसका गायन किया गया। पहले शुरुआत में, अधिवेशन के शुरुआत में इसको गाया गया था कलकत्ता में, 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उसके बाद में जो है वो सम्राट के स्वागत का प्रस्ताव भी पारित किया गया और बाद में जो है सम्राट के सम्मान में एक गीत बादशाह हमारो
गाया गया जो बच्चों के द्वारा, उसके रचयिता कवि रामभूज चौधरी थे। तो ये घटनाएं हुई। तो देखिए, जनगण मन उनके स्वागत के लिए नहीं था, जनगण मन इत्तेफाक की बात थी कि उसी दिन गाया गया। अब जो न्यूज निकली बंगाली में, पहले न्यूज प्रकाशित हुई बंगाली में, बंगाली एक अखबार था। आप कमेंट करके हमें बताएं कि बंगाली जो है वो पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था। तो बंगाली में यह समाचार साथ में छपा, समाचार साथ में छपा, यानी दोनों समाचार, एक तो दिल्ली दरबार का और एक जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन का। इस पे कोई लेख जो है निकाला गया जिसमें दोनों चीजें थी। और साथ में यह समाचार छपने की वजह से जब यह अंग्रेजी पत्रकारों के द्वारा जो है छापा गया तो वहां पर इसको मिक्सअप कर दिया गया और ऐसा कंफ्यूजन, ऐसा प्रतीत हुआ कि जो यह गान है वह जाज पंचम के स्वागत के लिए गाया गया है, क्योंकि दोनों खबरें जो हैं वो मिक्सअप हो गई एक में, जैसे एक ही में लिख दिया जाए कि ऐसा ऐसा। तो उन्होंने जब अंग्रेजी पत्रकारों ने इसको छापा तब उसमें उन्होंने पहला जो प्रथम ये चीज लिख दी कि जो है जाज पंचम के स्वागत में जो है प्रस्ताव कांग्रेस में पारित किया गया और एक गीत जो है प्रस्तुत किया गया गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, और वो था जनगण मन अधिनायक जय है। तो उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इनके स्वागत में यह गीत था या ये गीत, उन्होंने खबर को सीधे ऐसे लिख दिया कि ऐसा ऐसा किया गया और एक गीत भी गाया गया। तो ऐसा लगने लगा कि वह गीत जो है इन्हीं के स्वागत में गाया गया होगा, ऐसा लोगों ने भ्रमित होकर के मान लिया। और फिर ऐसी चीजों को हवा बहुत जल्दी मिल जाती है, ये एक विवाद जो है जन्म ले लेता है। लेकिन सच्चाई यहां पर हमने आपको स्पष्ट कर दी कि सच्चाई ये थी कि बादशाह के स्वागत में जो है बादशाह हमार गीत गाया गया था और जनगण मन जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर से जो है वो भारत माता और ईश्वर की स्तुति में गाया गया है, उन्हीं के लिए वो गान बनाया गया है। तो इस प्रकार से दिल्ली दरबार 3 सजाए गए। यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो बन सकते थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। रिटर्न के लिए भी आपको मतलब भर का कंटेंट मिल गया होगा। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।